अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो देखा था, पहले हमने पार्टीशन देखा कि कैसे हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर को जो है वो पार्टीशन कर सकते हैं। और पार्टीशनिंग हम कर सकते हैं जो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर प्लस जो आपके एरर सम ऑफ स्क्वायर में। फिर हमने उनकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी कि ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है या एरर सम ऑफ स्क्वायर है, ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो टोटल और रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर के लिए हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर चुके थे, और मैंने आपको सम ऑफ स्क्वायर एरर के लिए भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे जो है वो फाइंड कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन एक सेपरेट मेथड भी है कि आप जो है वो कैसे सम ऑफ स्क्वायर जो रेजिडुअल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक तो वे आउट है कि डिपेंड करता है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, फिर एक तो ये वे है कि या तो पहले आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके रेजिडुअल की जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लें। या सेकंड वे हमारे पास ये एक सेपरेट मेथड है कि अगर हमने सम ऑफ स्क्वायर एरर या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो हम ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कहीं पर मैं कभी इसको सम ऑफ स्क्वायर एरर कह रही हूँ या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर कह रही हूँ, तो दोनों ही एक ही चीज़ का नाम है, सम ऑफ स्क्वायर एरर। एरर्स को आप रेजिडुअल भी बोलते हैं और हम सम ऑफ स्क्वायर एरर भी लिखते हैं और सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल भी। समटाइम इसको सम ऑफ स्क्वायर आर इसलिए नहीं लिखते ताकि वो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर के साथ मैच ना कर जाए, इसलिए लिखने में हम नोटेशन सम ऑफ स्क्वायर एरर ही यूज़ करते हैं, बट बोलने में हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर भी मोस्टली बोल लेते हैं। और सम टाइम आपको ऐसे भी लिखा नज़र आ सकता है कि RSS लिखा हो और फिर जो रिग्रेशन है उसको REG करके लिखा हो ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नोटेशन ऑफ बुक कि कौन सा ऑथर जो है वो कौन सी नोटेशन जो है वो यूज़ कर रहा है, तो इसमें इतनी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसकी फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है। आप सबको पता है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए किसी न किसी तरीके से हमने ये पहुंचना होता है कि जो भी रिग्रेशन है या टोटल सम ऑफ स्क्वायर है या रेजिडुअल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाए और उसके साथ साथ उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पता चल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, सम ऑफ स्क्वायर एरर्स का हमारे पास इक्वल है जी समेशन EI स्क्वायर। अब समेशन EI स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो वो किसकी इक्वल होता है जी, समेशन YI माइनस YI हैट का होल स्क्वायर। मीन्स के ओरिजिनल वैल्यूज और जो आप एस्टिमेट करते हैं उसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू पीपल विल गेट द रेजिडुअल्स, और उसको स्क्वायर और सम करते हैं तो वो क्या आ जाता है, सम ऑफ स्क्वायर एरर्स आ जाता है। अब यू ऑल नो दैट कि जो YI है जो आपका मॉडल है वो किसको फॉलो करता है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक हो गया। YI हैट ऑब्वियसली ये इसी का एस्टिमेटेड मॉडल है तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अब अगर आपको अपना लास्ट लेक्चर आपने बड़े गौर से सुना हो तो उसमें मैंने बड़ा क्लियर कट आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है और अगर आप उसको स्क्वायर और सम करते हैं तो वो जो एक न्यू क्वांटिटी आती है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। तो अगर आप देखें कि ये आपकी इनसाइड जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है और इसका स्क्वायर भी है और सम भी है, तो मैंने क्या जैसे लिखा है, बोथ YI हैट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस सम ऑफ स्क्वायर एरर फॉलो सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आप कैसे फाइंड करेंगे अगर हम सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल्स की एक्सपेक्टेशन ले लें। बट आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि कैसे ये सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको पता है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप एक्सपेक्टेशन लेते हैं, अगर टोटल की कर रहे हैं तो टोटल की, रिग्रेशन के लिए रिग्रेशन की एक्सपेक्टेशन और रेजिडुअल की एक्सपेक्टेशन लेके सॉल्व करने के बाद एट द एंड जो रिजल्ट आएगा और सिग्मा स्क्वायर के साथ जो भी आपका कोएफिशिएंट लिखा होगा वो आपके पास क्या होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। तो उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसको सम ऑफ स्क्वायर एरर ले लिया इक्वल्स टू समेशन YI माइनस YI हैट का स्क्वायर, ये जो ऊपर हमने टर्म लिखी इसी को हमने इससे स्टार्ट ले लिया। ठीक हो गया। अब हमने इसकी क्या करनी है जी, सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसको हम ओपन अप करेंगे। कैसे ओपन अप करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर एरर समेशन और YI की वैल्यू हमने लगा दी अल्फा प्लस बीटा XI प्लस एप्सिलॉन I, और इसी तरह हमने एस्टिमेटेड वैल्यू की वैल्यू लगा दी, मॉडल की वैल्यू लगा दी अल्फा हैट प्लस बीटा हैट XI। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं जी, नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ ये पहली टर्म्स लिखी गई और फिर हमने क्या किया, हमने अल्फा हैट की वैल्यू, ये हम क्यों कर रहे हैं अल्फा हैट की वैल्यू, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हम इसलिए बेटा पुट कर रहे हैं कि हमें अल्टीमेटली इसको जो है वो प्रिसाइज करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम चाह रहे हैं अल्फा जितना अल्फा जो है वो बीटाज में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बीटा टर्म्स हैं। अच्छा जी, अल्फा हैट की वैल्यू पुट की तो वो क्या होगी जी, y बार माइनस बीटा हैट x बार
ठीक हो गया। अल्फा हेड ये लिख दिया है, वाई बार माइनस बीटा हेड एक्स बार हो गया। और इसके अलावा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अब आप देख रहे हैं ये पहली 3 टर्म्स वैसे ही लिखी गई और माइनस आपके पास क्या आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने इस वाले स्टेप में वाई बार की वैल्यू भी पुट कर दी है। और आपको पता है वाई बार कैसे आता है, वाई जी है, वाई अगर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन की इक्वल है तो वाई बार किसकी इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स बार प्लस एप्सिलॉन बार। तो आई होप सो ये स्टेप बहुत आसान है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अगर हम स्टार्ट से देखें तो आपने पहले ये बताया कि रेजिडुअल्स किसकी इक्वल होते हैं और सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल्स किसकी इक्वल होते हैं। उसके बाद आपने जस्ट इन मॉडल्स की, ओरिजिनल मॉडल की और पॉपुलेशन मॉडल और एस्टिमेटेड मॉडल की आपने वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने क्या किया है, अल्फ़ा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा पुट कर दी और उसके बाद आपने वाई बार की वैल्यू भी पुट कर दी है। तो अब हम अगर देखें तो अल्फाज की टर्म्स हमारी यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं, ये प्लस में अल्फ़ा और ये माइनस में अल्फ़ा है और वी विल गेट द टर्म्स ऑफ ओनली बीटाज एंड एप्सिलॉन। तो बीटाज की जहाँ पे एक हमारे पास बीटा भी चल रहा है और बीटा हेड भी, जो बीटा है उसको हमने कॉमन ले लिया है, एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया इनसाइड, और बीटा हेड को कॉमन लिया तो भी एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया और यहाँ पे एप्सिलॉन आई ये वाला और साथ में माइनस एप्सिलॉन बार और होल स्क्वायर जो है वो हमारा इसके साथ चल रहा है। ठीक हो गया। अब हम अगर देखें तो ये एक्स आई माइनस एक्स बार, इन दोनों टर्म्स में एक्स आई माइनस एक्स बार कॉमन है। एक दफ़ा दोबारा से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास इनसाइड क्या आ जाएगा, बीटा माइनस बीटा हेड प्लस एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन बार का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे आप जो है वो, अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं इस स्टेप में, आपने जस्ट क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार को आपने क्या लिख दिया, स्मॉल एक्स आई लिख दिया, डेविएशन फॉर्म में हमने लिख दिया है, डेविएशन फॉर्म में, ताकि आगे मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। क्योंकि आपको पता है अगर ये 2 टर्म्स ये और 2 टर्म्स ये हैं, ये मल्टीप्लाई होकर कोई 4 टर्म्स आएंगी, तो इसलिए हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको डेविएशन फॉर्म में लिख लिया ताकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कम हो जाए। इसको डेविएशन फॉर्म में लिखा है। और इसके अलावा हमने क्या किया, इसके अलावा हमने एक स्टेप किया है कि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लेके इसको मैंने बीटा हेड माइनस बीटा कर लिया है। इसको मैंने बीटा हेड माइनस बीटा क्यों कर लिया है, ये कुछ 2 स्टेप्स आगे जाके आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने इसको वेरिएंस ऑफ बीटा हेड बनाना है और वेरिएंस ऑफ बीटा हेड में पहले एस्टिमेटर माइनस फिर पैरामीटर होता है, तो इसलिए आपको पता है कि हम नेगेटिव साइन से जो है वो कॉमन ले लिया है तो उससे कोई इशू नहीं है। ये इनसाइड अगर नेगेटिव साइन फिर मैं अप्लाई करूंगी तो बीटा हेड नेगेटिव हो जाएगा और बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। तो नेगेटिव साइन क्यों कॉमन लिया, ये आगे के 2 स्टेप्स जाके आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको बीटा हेड माइनस बीटा, और उसके बाद ये नेगेटिव साइन, क्योंकि ये आउटसाइड स्क्वायर है तो ये नेगेटिव का, जब नेगेटिव को स्क्वायर आप करेंगे तो आपको पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब हमने समेशन इनसाइड अप्लाई कर दी है और साथ में स्क्वायर भी अप्लाई कर दिया। आप स्क्वायर भी ओपन कर रहे हैं, मींस इसको आप अगर a कंसिडर करें एंड दिस टर्म इज b, तो फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे। और स्क्वायर हम कैसे ओपन करने जा रहे हैं जी, दिस टर्म बीटा हेड माइनस बीटा का स्क्वायर और एक्स आई का स्क्वायर और साथ ही में आपने समेशन अप्लाई कर दिया। तो आपको पता है कि समेशन जो है वो एक्स आई पे अप्लाई होगी, जहाँ पे वेरिएशन होती है, वेरिएबल होता है, वहीं पे अप्लाई हो जाती है। ठीक हो गया। प्लस ये आपकी एक टर्म आएगी, समेशन इस पे अप्लाई हुई, प्लस एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन बार का होल स्क्वायर माइनस इनकी प्रोडक्ट टर्म आएगी, प्रोडक्ट टर्म में माइनस 2 टाइम्स और ये समेशन एक्स आई और बीटा हेड माइनस बीटा और एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन बार हो गया। अच्छा सॉरी, मैंने अभी एक स्टेप में यहाँ पे शायद पीछे आपको बताया था कि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तब होगा कि जब आप ऑन द होल पूरा कॉमन लेंगे और फिर वो बाहर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट हमने ये कंसिडर किया कि समझें ये a माइनस बी की टर्म लिखी हुई है, ये a है और ये माइनस b है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला जैसे हम ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, जस्ट सिंपली मल्टीप्लिकेशन की हैं, सिंपल मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं। आई होप सो कि आपको इसको अभी तक इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं जी, बीटा हेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा कुछ चीज़ों को और सिंप्लीफाई स्टेप्स को कर रहे हैं। जैसे आपको बड़े अच्छे से पता है कि इसको हम कैसे ओपन करते हैं जी, समेशन एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन बार का होल स्क्वायर। आपको बार बार मैं रेफरेंस देती हूँ, आप जैसे ये समझें वेरिएंस टर्म अगर लिखी हुई है तो वेरिएंस को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट फार्मूलाज भी आप यूज़ करते हैं तो वो कैसे ओपन होता है जी, समेशन एप्सिलॉन आई का स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन आई का होल स्क्वायर ओवर n। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि ये कैसे ओपन होता है, और अगर नहीं पता तो इसको थोड़ा सा आप इसकी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे ओपन होता है। ओके जी, नेक्स्ट टर्म में देखते हैं क्या चेंजेस हैं, -2 और उसके बाद हमने क्या किया है,
हमने जी ये किया है कि समेशन एक्स आई और ये जो टर्म लिखी हुई है एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन बार, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है -2। इसको ये जो बीटा हेड माइनस बीटा है, इसको फिलहाल के लिए आप समझिए कि ये साइड पे आ गया है और आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो समेशन एक्स आई जब एप्सिलॉन आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा समेशन एक्स आई एप्सिलॉन आई माइनस का साइन और समेशन एक्स एप्सिलॉन बार, क्योंकि एप्सिलॉन बार एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये आउटसाइड आ गया और समेशन एक्स आई आ जाएगा। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट स्टेप आपने याद रखना है, हमने क्या किया है कि बीटा हेड माइनस बीटा की जो अगर आपको याद हो जब हम उसका मीन और वेरिएंस वगैरह या बाइजेंस की प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये एक हमने क्वांटिटी निकाली थी कि बीटा हेड माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है समेशन एक्स एप्सिलॉन ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। इससे नहीं घबराना कि यहाँ पे आई लिखा है और यहाँ पे आई नहीं है। समटाइम हम नोटेशंस में आई लिख भी देते हैं और मोस्ट फ्रिक्वेंटली अगर हम स्टेप्स कर रहे हो तो कभी हम नहीं भी लिखते, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी प्रैक्टिस तो खैर यही होती है कि लिखना चाहिए, बट हम फ्रिक्वेंटली जब कर रहे होते हैं काम तो उसमें हम मिस भी समटाइम कर देते हैं। अच्छा, इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर ये वही बात यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगी कि बार बार मैं जो आपको कहती हूँ कि अगर आप पिछले लेक्चर्स को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, वो आपकी चीज़ें माइंड में अगर नहीं होंगी तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा उनको बड़ा ये अजीब सा लग रहा होगा कि ये बीटा हेड माइनस बीटा की टर्म जो है वो कहाँ से आ गई है। तो अगर आप इसको साथ साथ पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये टर्म हम जो है वो कैसे हमने फाइंड किया। अच्छा जी, यहाँ पे जस्ट पुट करने के बाद और इसकी फर्दर अगर आप देखें तो इसमें कोई भी टेक्निकल टर्म या कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। इसमें जस्ट अब आपने सिंप्लीफिकेशंस करनी है और मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस हैं, हम फर्दर देख लेते हैं। अच्छा, इन स्टेप्स को थोड़ा सा मैंने अलग से रिजॉल्व किया है ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे अगर इस टर्म को हम देखें ओपन करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में आई गेस एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट टर्म में आपने क्या किया है कि एक्सपेक्टेशन को भी अप्लाई कर दिया है। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो बीटा हेड माइनस बीटा का स्क्वायर पे भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी, इधर भी एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन आई पे भी, इन सारे टर्म्स के ऊपर आप एक्सपेक्टेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई, इधर भी एक्सपेक्टेशन, इधर भी एक्सपेक्टेशन और इधर भी आउटसाइड हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी है। ठीक हो गया। अब इस पे जब आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो मैंने आपको कहा था 2 स्टेप्स लेटर आपको पता चल जाएगा कि इसको मैंने बीटा हेड माइनस बीटा क्यों किया था। अब शायद आपको रीज़न क्लियर हो रहा होगा कि जब आपने एक्सपेक्टेशन ली तो हम इसको वेरियंस टर्म बना सके, क्योंकि वेरियंस टर्म का जो बाय डेफिनेशन फार्मूला होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वो वेरियंस ऑफ एस्टिमेटर हमने लिख दिया, समेशन एक्स आई स्क्वायर एज इट इज, प्लस आपको पता है एक्सपेक्टेशन और समेशन इंटरचेंजेबल होती हैं कि आप एक्सपेक्टेशन को भी अंदर लेके जा सकते हैं और समेशन को भी। तो इसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर पे अप्लाई की। तो आप सबको पता है कि आई स्क्वायर आपका जो एप्सिलॉन आई स्क्वायर है उसके ऊपर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है तो हमारे पास अजम्पशन है कि वो किसकी इक्वल है, वो सिग्मा स्क्वायर की इक्वल होता है। अच्छा, वो सिग्मा स्क्वायर की इक्वल है और साथ ही जब आपने समेशन अप्लाई की है तो क्योंकि सिग्मा स्क्वायर एक कांस्टेंट है और जब कांस्टेंट पे समेशन अप्लाई होती है तो साथ में जो उसकी हाईएस्ट जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो आप साथ लिख देते हैं। तो n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमने वो लिख दिया माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं जब इधर आपने अप्लाई किया, यहाँ पे आई गेस हमने कुछ ओपन भी की होगी टर्म, ये वाली जो टर्म है इसको हमने फर्दर ओपन किया है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, आप तो ये चीज़ें आप बार बार पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि जब एप्सिलॉन आई के समेशन के ऊपर स्क्वायर आता है तो वो 2 टर्म्स में ओपन होता है। और कैसे 2 टर्म्स में ओपन होता है, एक आपके पास स्क्वायर टर्म आएगी और प्लस एक आपके पास कोवेरियंस टर्म आएगी। तो आपके पास एक ये टर्म आ गई है, उसके ऊपर आप एक्सपेक्टेशन जब आपने इधर अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये इसके ऊपर जब अप्लाई हुआ तो ये 0 हो जाएगा। आपको पता है कोवेरियंस टर्म के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। और जब आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो ये n सिग्मा स्क्वायर, n का रीज़न आपको पता है कि क्योंकि कांस्टेंट है तो समेशन अप्लाई होने के बाद n सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये वाली टर्म जो है ये इस तरह से, ये टर्म का आंसर ये आएगा -0 आएगा। ये कैसे होगा, इसको मैंने सेपरेटली सॉल्व किया है। अब यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। जस्ट मैं ये वाली टर्म को पिक कर रही हूँ और मैंने इसको अलग से सॉल्व किया है। इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास अगर आप देखें तो टर्म ये बनी थी ये वाली 2 टाइम्स ये टर्म थी और साथ में ये प्रोडक्ट टर्म थी। इसको देखते हैं कि हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई होने के बाद और सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ही हमारे पास क्या आएगी। तो मैंने सिर्फ ये वाली टर्म ले ली है -2 समेशन एक्स आई एप्सिलॉन आई माइनस
एप्सिलॉन बार समेशन एक्स आई, और साथ में हमारे पास ये टर्म लिखी हुई थी। फर्दर मैंने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये क्या है जी, समेशन एक्स आई एप्सिलॉन आई, समेशन एक्स आई एप्सिलॉन, अच्छा समेशन एक्स आई ये जो डिनोमिनेटर था इसको मैं आउटसाइड लेगी, और समेशन एक्स आई एप्सिलॉन आई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन बार समेशन एक्स आई, और साथ में मैंने ये वाली टर्म लिख दी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में साथ में मैंने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी है। अच्छा, ये स्टेप आपने वहीं पे ही सॉल्व करना है जो यहाँ पे, जहाँ पे पूरी इक्वेशन सॉल्व हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ इशू हो सकता है कि शायद आपको यहाँ पे ये समझ ना आए स्टेप, इसलिए मैंने इसको अलग से रिजॉल्व किया, और यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, इसलिए उसको मैंने अलग से वहाँ पे रिजॉल्व किया। अदरवाइज आप यहीं पे ये पूरा स्टेप ही करेंगे, आपको अलग से करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब आपने एक्सपेक्टेशन जो है वो अप्लाई कर दी है, तो और आपको पता है कि समेशन के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई होता है तो कैसे ओपन होता है, हमने इस टर्म को ओपन किया और साथ में एक्सपेक्टेशन भी अप्लाई कर दी है। समेशन एक्स आई स्क्वायर एप्सिलॉन आई स्क्वायर प्लस डबल समेशन एक्स आई एक्स जे और एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे, माइनस ये वाली टर्म आ गई हमारे पास एप्सिलॉन बार समेशन एक्स आई, और आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन इनसाइड जो है वो अप्लाई आपकी हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने एक्सपेक्टेशन आप इसके ऊपर अप्लाई कर दी है, तो ये आपके पास, आपको पता है कि ये टर्म जो है वो ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से ये ज़ीरो, एक तो ये हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन आई ज़ीरो है, और एक प्रॉपर्टी हमने अभी नहीं पढ़ी लेकिन आप आगे जाके पढ़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्म लिखी हुई है एक्स आई एप्सिलॉन आई, इसकी भी अगर आप एक्सपेक्टेशन लें तो ये ज़ीरो होता है, क्योंकि हमारी एक एजम्पशन ये भी होती है कि जो एरर टर्म्स हैं वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होते हैं, मींस एक्स आई और एप्सिलॉन आई का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, और आपको पता है कि जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट टर्म या कोवेरिएंस टर्म होती है वो भी जो है वो ज़ीरो होती है। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये जो है हमारे पास टर्म जो है वो पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, और जस्ट हमारे पास एक्सपेक्टेशन इस पर अप्लाई होगी। फर्दर जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कोवेरिएंस टर्म है, ये भी ज़ीरो, और हमारे पास सिंपली ये टर्म रह जाएगी, और सिंपली ये टर्म को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये एक्स समेशन एक्स आई स्क्वायर और ये समेशन एक्स आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड यू पीपल विल हैव -2 सिग्मा स्क्वायर विद यू, कि आपके पास जो एट द एंड जो बचेगा वो सिर्फ -2 सिग्मा स्क्वायर बचेगा। ये फिर बार बार कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है ये अलग से सॉल्व करना है, यहाँ पे ये स्टेप्स डायरेक्ट थे इसलिए मैंने उनको अलग से सॉल्व किया है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कैसे -2 सिग्मा स्क्वायर जो है वो आया है। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स थे जी, वेरिएंस बीटा हैट, आपको पता है जी क्या है वेरिएंस बीटा हैट की, आपने वैल्यू लगा दिया सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स आई स्क्वायर, और ये जो ऑलरेडी समेशन एक्स आई स्क्वायर इसके साथ प्रोडक्ट में था वो कैंसिल हो गया, प्लस एन सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर और -2 सिग्मा स्क्वायर। इसको अगर आप सारे को सिंप्लीफाई करके और सिग्मा स्क्वायर को अगर आप कॉमन लें, ये -2 सिग्मा स्क्वायर और ये सिग्मा स्क्वायर सॉल्व होकर बनेगा माइनस सिग्मा स्क्वायर, और ये आपके पास जो है टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी n-2 सिग्मा स्क्वायर, जब आप इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, ये सिग्मा स्क्वायर और ये माइनस सिग्मा स्क्वायर हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास सिग्मा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद n-2 सिग्मा स्क्वायर से बच जाएगा। तो अब आपको बताया था कि जब एक्सपेक्टेशन लेने के बाद एट द एंड जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपके पास क्या होता है, वो जो कोफिशिएंट होता है सिग्मा स्क्वायर के साथ लिखा हुआ वो ही आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। तो हेंस वी प्रूव दैट कि सम ऑफ स्क्वायर एरर्स फॉलोज सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर आपको याद हो तो आपने अपने पिछले लेक्चर में भी जो आपने डायरेक्टली प्रूव किया था, अगर हम उसको देख लें जिसमें हमने लेक्चर नंबर 12 में, तो इसमें हमने डायरेक्ट पहले टोटल सम ऑफ स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन निकाली, फिर रिग्रेशन की, और यहाँ पे हमने सेपरेट करके भी ये चीज़ प्रूव की थी कि कैसे ये जो है पार्टीशनिंग प्रॉपर्टी के थ्रू कि ये सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और सेपरेटली भी आज आपने इसको प्रूव कर दिया है कि ये कैसे जो है फॉलो कर रहा है सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर, कि आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये आपने वहीं पर डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि आप सेपरेटली सॉल्व करके इसको फाइंड करना चाहते हैं, या अगर आप दोनों टोटल सम ऑफ स्क्वायर और रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर को फाइंड करके माइनस करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आया है।
आई होप सो कि आप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। आसान है, टेक्निकल स्टेप्स या कॉन्सेप्चुअल स्टेप्स बहुत कम थे, इसमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस थी, उसको आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप सो कि ये चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। और सेकेंडली बेटा, आप लोग अपना साथ साथ अपने प्रैक्टिकल्स भी कंप्लीट रखें। ऐसा मत करें कि अगर मैंने दो प्रैक्टिकल्स आपको मिल रहे हैं और अगर आप डाटा देखें तो प्रैक्टिकल बहुत शॉर्ट प्रैक्टिकल्स हैं, मैंने कोई इतना लंबा लंबा डाटा आपको नहीं दिया कि बैठ के आप सॉल्व करते रहेंगे। जस्ट लाइक क्वेश्चंस, जैसे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उसी तरह का आपका डाटा है, लेकिन आपको साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आसानी रहेगी। अदरवाइज बल्क में चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। और कोशिश करें कि ये जब इस वीक में आपके जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल आने से पहले पहले आपके प्रीवियस 4 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीट हों। आई होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा बेटा। दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।